विवर्तन के इस चैप्टर में हम लोग आज इस वीडियो में प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता तथा विभेदन सीमा को समझते हैं। तो पहले हम लोग प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता का क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। तो दो समीप रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से अलग अलग बनाने की क्षमता को प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो यह है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। जब दो बहुत समीप रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब अगर किसी प्रकाशिक यंत्र से स्पष्ट बन जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं प्रतिबिंब, तो उसको कहते हैं विभेदन क्षमता। अब जैसे और इसके व्युत्क्रम को कहा जाता है विभेदन सीमा। तो प्रकाशिक यंत्रों की अगर विभेदन सीमा की बात करें तो यूँ कहेंगे दो समीप रखी वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जब उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा उन दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट बनते हैं, तो उस न्यूनतम दूरी को प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। अब जैसे हमारी आँख, अपनी आँख जो है वो एक प्रकाशिक यंत्र है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें वस्तुएं अगर बहुत समीप रखी होती हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये अपने आँख की जो विभेदन सीमा है वो निर्भर करती है दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर। तो जब दर्शन कोण पर निर्भर करती है। मान लीजिए अगर दो वस्तुएं समीप रखी हुई हैं और इनको अगर हम आँख से देखने में लगे हैं इस तरह से, तो इन दोनों वस्तुओं द्वारा यदि बना दर्शन कोण ये थीटा 1 मिनट का है या इसको कहेंगे 1/60 डिग्री के बराबर है, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अतः अपनी आँख की जो विभेदन सीमा होती है वह 1 मिनट होती है। 1 मिनट से कम अगर इन दो वस्तुओं द्वारा आँख पर बना कोण होता है, कोण बनता है 1 मिनट से कम, तो ये वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो अपने आँख की जो विभेदन सीमा होती है वो 1 मिनट होती है या 1/60 डिग्री होती है। रेडियन इसको डिग्री में लिखेंगे या रेडियन में लिखा जाता है विभेदन सीमा को। अब स्पष्ट है कि विभेदन सीमा जितनी कम होगी, ये थीटा कोण जितना कम होगा विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो जिस यंत्र की विभेदन सीमा कम होती है उसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो ये है अपने आप की विभेदन सीमा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। दूरदर्शी की विभेदन सीमा। तो दूरदर्शी द्वारा हम बहुत दूर स्थित वस्तु को देखते हैं। तो जब हम दूरदर्शी से किसी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए हम वो वस्तु को देखते हैं, तो वो वस्तु का दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा एक प्रतिबिंब आई पर बनता है, इस तरह आई पर बनता है। अब यहाँ दूरदर्शी का जो अभिदर्शक है वो द्वारक का कार्य करता है। उसकी जो परिसीमा होती है वो एक तरह से पिन होल की तरह होता है और द्वारक का कार्य करता है। तो जब प्रकाश इस अभिदर्शक में से होकर गुजरता है तो किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, अर्थात विवर्तन की घटना होती है। इस विवर्तन की घटना के कारण बिंदु आई पर एक चमकीला प्रतिबिंब बनता है और उसके चारों तरफ इस तरह से और भी रंगीन वलय दिखाई देते हैं, रंगीन वलय बनते हैं। तो इस तरह से जो O का प्रतिबिंब इस अभिदर्शक द्वारा बनता है वो थोड़ा इस तरह से वृत्ताकार बनता है। अब यदि हम दूसरी वस्तु किसी इसके समीप दूर स्थित वस्तु O' को इससे देखा जाए तो O' का प्रतिबिंब इस जगह पर ऐसे बनता है कि O' का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। तो O' का जो प्रतिबिंब बनता है वो भी इस I' पर बने प्रतिबिंब के तरह होता है। इसके भी इस तरह से प्रतिबिंब इसी के आकार का तो बना जैसे I' ये प्रतिबिंब। तो लॉर्ड रेले ने बताया कि दूर स्थित वस्तुएं तब हमें किसी प्रकाशिक यंत्र से स्पष्ट दिखती हैं जब इसका जो मैक्सिमा होगा यहाँ पर इस तरह से इसके फर्स्ट मिनिमम पर पड़ेगा आके, तो तब जो है स्पष्ट दिखती है। तो इस तरह से इसका
मैक्सिमा इस तरह से बना लेंगे और इसका इसका मैक्सिमा मान लीजिए इस तरह से बन रहा है और इसका मैक्सिमा इस तरह से अगर बन रहा है ये दोनों मैक्सिमा हैं इस तरह से। तो यदि अब इसके मैक्सिमा ये है मैक्सिमा और इसका ये फर्स्ट मिनिमा है और इसका जो फर्स्ट मिनिमा इसका यहाँ पर है, इसके सेंटर पर है, इसके सेंटर पर है, तो दो वस्तुएं स्पष्ट तब दिखाई देती हैं जब एक प्रतिबिंब एक वस्तु से आने वाले प्रकाश के विवर्तन से बनने वाला जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है यानी केंद्रीय जो उच्छिष्ट होता है उसका प्रथम जो मिनिमा होता है वो दूसरे स्रोत से आने वाले प्रकाश के कारण जो विवर्तन प्राप्त होता है उसके मैक्सिमा पर पड़ता है। तो इस प्रकार जो एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर पड़ता है, एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका सेंटर दूसरे वाले के मिनिमा में पड़ता है, तब दोनों हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यदि इनके बीच का वस्तुओं द्वारा अदृश्य पर बना कोण अल्फा हो और इसको हम लोग अगर थीटा मान लें तो इस थीटा को हम लोग दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। तो ये थीटा को विभेदन सीमा कहा जाता है और ये विभेदन सीमा कोणीय विभेदन सीमा कही जाती है। तो ये इसके बराबर होती है, किसी एक की अगर त्रिज्या ले लें तो त्रिज्या के बराबर कहा जाएगा। एक जो मैक्सिमम बन रहा था, जो पूरी उसका जो विवर्तन प्रतिरूप बन रहा था उसके सेंटर इतना जो त्रिज्या होगी उसके बराबर होता है। तो ये देखा गया कि जो थीटा का मान है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आने वाली तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है और इस अदृश्य के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा और थीटा प्रोपोर्शनल 1/d। तो थीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा λ/d या थीटा बराबर आ जाएगा 1.22 λ/d। तो ये है दूरदर्शी की विभेदन सीमा रेडियन। तो ये दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो ये दूरदर्शी की विभेदन सीमा। अब इसके व्युत्क्रम को हम लोग दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो इसका जो विभेदन क्षमता का अगर फार्मूला लिखना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो विभेदन क्षमता बराबर हो जाएगा 1.22 d/λ कहा जाता है, या 1.22 नीचे कर सकते हैं। इसमें अगर हम इसको उल्टा कर लें तो आ जाएगा ये d/1.22 λ। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि इसमें दूरदर्शी में प्रकाश बहुत दूर से आता है, तो इसलिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और इस d जो है ये द्वारक का व्यास है, इसका द्वारक का व्यास है अर्थात अवदर्शक का व्यास है। तो यदि हम d को बढ़ा दें तो विभेदन सीमा घट जाएगी। तो विभेदन सीमा जब घट जाती है तो स्पष्ट है विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े द्वारक के अदृश्य की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, तो याद रखना है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा बढ़ाने के लिए हमें बड़े द्वारक की आवश्यकता होती है। अब विभेदन क्षमता को चाहे विभेदन सीमा कम होगी जब d का मान अधिक होगा, अर्थात दूरदर्शी की जो अवदर्शक है उसका जो द्वारक होगा उसका व्यास अधिक होने पर ये विभेदन सीमा कम होगी और विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये है दूरदर्शी की विभेदन सीमा। अब हम लोग आते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा और क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम लोग जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जब बहुत ही उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को हम उसके अपदेशक के नीचे उसके प्रथम फोकस के ठीक सटाकर रखते हैं, बिल्कुल पास में रखते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये कोई उसका अपदेशक है और यहाँ पर इसका फोकस है, तो हम इसी जगह पर यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं इस तरह से। ये इसका फोकस हो गया इस तरह से। तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें जब अपदेशक पर बन जाती हैं तो इस तरह से एक शंकुकोण बनाती हैं, क्योंकि जो अपदेशक होता है गोल होता है तो चारों तरफ से किरणें बनती हैं। तो अगर ये अल्फा हो अर्ध शंकुकोण, वस्तु द्वारा अपदेशक पर बना अर्ध शंकुकोण अल्फा हो, तो पूरा ये भी अल्फा होगा, अर्थात कुल शंकुकोण जो होगा वस्तु से आने वाली किरणों द्वारा अपदेशक पर बना शंकुकोण 2 अल्फा होगा। तो इसकी जो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वह थीटा प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के प्रयुक्त होने वाले प्रकाश के, जिससे हम लोग इन सूक्ष्म वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, और प्रोपोर्शनल होती है 1/2 अल्फा के, यानी पूरे शंकुकोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से थीटा बराबर आ जाता है लैम्डा अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन 2 अल्फा। यदि अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा बराबर हम लोग लिख लेते हैं साइन अल्फा। तो जो थीटा बराबर आ जाती है विभेदन सीमा इसकी आ जाती है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, यानी हम लोग कह सकते हैं 0.61 लैम्डा अपॉन साइन अल्फा रेडियन। तो ये है इसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। अब विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी अधिक होगी, तो इसके व्युत्क्रम को हम लोग विभेदन क्षमता कहेंगे। तो अब इसमें स्पष्ट है कि विभेदन सीमा कम करने के लिए अल्फा का मान कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अल्फा का मान अधिक होना चाहिए। तो अल्फा के मान को अधिक करने के लिए हमें वस्तु को और पास में लाना पड़ेगा अपदेशक के, परंतु इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है, इसमें हम वस्तु को अपदेशक के प्रथम फोकस के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि यदि हम प्रथम फोकस के अंदर लाएंगे तो अपदेशक द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा आभासी, तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको हम लोग और अधिक नहीं बढ़ा सकते, अल्फा को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है इसमें। तो अल्फा को और अधिक जब नहीं बढ़ा सकते तो थीटा का मान हमें घटाने के लिए लैम्डा का मान कम करना होगा, यानी प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होनी चाहिए। तो इसी कारण हम इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब वस्तुओं को देखते हैं तो वस्तु को प्रकाशित करने के लिए हम लोग कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, अर्थात नीले रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो नीले रंग का प्रकाश लाल रंग से कम होता है, इसलिए उसके लिए इसकी विभेदन सीमा कम होती है, इसलिए विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। तो नीले रंग के प्रकाश का प्रयोग करके वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, तब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अब उसके बाद एक होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बड़ा करके देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो संयुक्त इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश पुंज के स्थान पर, प्रकाश के स्थान पर हम लोग इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का इस्तेमाल करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को पाने के लिए उसका फोकसन वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार किया जाता है कि दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार फोकसित किए गए इलेक्ट्रॉन पुंज का जो तरंगदैर्घ्य होती है वह लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। तो यह जो है उसके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में 1/5000वां भाग है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की तुलना में 5000 गुनी होती है। तो ये है आपके प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता।